तो दोस्तों, देश भर में एक बार फिर से बहुजन समाज के छात्र, युवा और सामाजिक संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण या फिर प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं, बल्कि वंचित तबकों के अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। आंदोलन से जुड़े लोगों का साफ कहना है कि अगर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से बहुजन समाज को धीरे धीरे करके बाहर किया गया तो संविधान निर्माता से लेकर मंडल आयोग तक चली समता और सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा। तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा और वहाँ से आह्वान देना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे, हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे। इसी चिंता के बीच अब देश भर के कैंपस में छात्र संगठनों ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारी छात्रों का यह आरोप है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। फैकल्टी पदों में आरक्षण के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं और बाद में उन्हें सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज हो, उसमें जब आप ओबीसी, एससी, एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए, मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंट। इसके अलावा नॉन फाउंड सुटेबल यानी कि एनएफएस जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। यह केवल एक संस्थागत विसंगति नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के उच्चतम संस्थानों से दूर रखा जाता है। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में बहुजन समुदाय के छात्रों और प्रोफेसरों के खिलाफ एक अघोषित नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। फैकल्टी पदों को खाली रखना, प्रवेश प्रक्रियाओं में पारदर्शिता न लाना और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को मानसिक रूप से असुरक्षित करने का माहौल बनाना इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आंदोलन के आयोजकों का कहना है कि जब तक संवैधानिक निकायों और शिक्षा प्रशासन में बैठे लोग सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी। उनका यह भी मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ नौकरियों और सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुजन अस्मिता और गरिमा की सुरक्षा की लड़ाई है। आने वाले दिनों में दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में बड़े प्रदर्शन और धरने आयोजित किए जाएंगे। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वे जेएनयू, बीएचयू और एएमयू जैसे विश्वविद्यालयों की तरह अन्य कैंपस में भी ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा करेंगे। यह आंदोलन केवल छात्रों का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो संविधान और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है। आंदोलनकारी इसे साइलेंट एक्सक्लूजन यानी मौन बहिष्करण का नाम देते हैं। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि यह भेदभाव खुलकर नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर छिपे तरीकों से किया जा रहा है, जो किसी भी कैंसर से कम खतरनाक नहीं है। उनका यह मानना है कि जातिगत भेदभाव को अब सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि आपराधिक श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। जब कोई छात्र प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है, इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता या फिर मिलने के बाद भी उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध है। इसी मांग को लेकर अब देश भर में रोहित एक्ट लागू करने की आवाज तेज हो गई है।
रोहित वेमुला की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक दलित छात्र को उसकी जाति के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, वो इतिहास के पन्नों में काले अध्याय की तरह दर्ज है। आंदोलनकारियों का कहना है कि आज भी देश के तमाम कैंपस में रोहित जैसे सैकड़ों छात्र चुपचाप उसी यातना से गुजर रहे हैं। उन्हें डराया जाता है, उनके रिसर्च पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है और जब ये विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा दिए जाते हैं। रोहित एक्ट की मांग इसीलिए की जा रही है ताकि किसी भी छात्र को मानसिक उत्पीड़न या संस्थागत भेदभाव का शिकार होकर अपनी जान न गंवानी पड़े। ये एक्ट आते ही कैंपस में होने वाले जातिगत अत्याचारों पर लगाम लगाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित होगी। आंदोलन से जुड़े संगठनों ने यह भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई नफरत से नहीं बल्कि अधिकार और समानता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी। ये कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, ना ही किसी विशेष जाति या वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान में दिए गए अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समानता का सपना देखा था उसे हकीकत में बदलने की जद्दोजहद है। ये आंदोलन उन तमाम छात्रों की आवाज है जो सालों से चुप रहने को मजबूर है। अब ये चुप्पी तोड़ चुके हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। आने वाले दिनों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, मार्च और जनसभाएं आयोजित किए जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल महापंचायत बुलाई गई है जिसमें देश भर के छात्र, युवा और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, रांची, भोपाल, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में क्षेत्रीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन होंगे। और खास बात यह है कि इस आंदोलन में सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र नहीं बल्कि सवर्ण समाज के भी कई छात्र और प्रोफेसर शामिल हो रहे हैं जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बहुजन समाज का यह उभरता हुआ आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और समानता की दिशा में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या यह आंदोलन यूजीसी और अन्य शैक्षणिक निकायों पर इतना दबाव बना पाएगा कि वे आरक्षण के नियमों को सख्ती से लागू करने को मजबूर हो जाए? क्या फैकल्टी पदों में खाली पड़ी सीटों को सामान्य वर्ग में कन्वर्ट करने की जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उस पर रोक लग पाएगी? क्या एमएफएस जैसी प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा सकेगा जो बहुजन छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है? यह सवाल आज हर उस शख्स के जहन में है जो इस आंदोलन को करीब से देख रहा है। अब देखना यह होगा कि छात्रों ने जिस तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है क्या वो यूजीसी को लागू करवा पाएंगे या नहीं। यूजीसी के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों की संख्या में सिर्फ 2 से 3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आरक्षण का प्रावधान 15%, 7.5% और 27% के हिसाब से है। यानी अभी भी हजारों पद खाली पड़े हैं या फिलहाल सामान्य वर्ग के कब्जे में है। छात्र नेताओं का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर इन पदों को भरने में देरी करता है ताकि बाद में इन्हें अनारक्षित घोषित कर दिया जाए। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो दशकों से चला आ रहा है और अब इसके खिलाफ बिगुल फूंका जा चुका है। क्या सचमुच सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा? क्या सचमुच उन्हें उनका हक मिलेगा? राजनीतिक गलियारों में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है। कई विपक्षी दलों ने छात्रों के समर्थन में बयान दिए हैं और संसद में यह मुद्दा उठाने की बात भी कही है। वहीं सत्ता पक्ष अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह आंदोलन और व्यापक होता है और उसे जन समर्थन मिलता है तो सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी बहुजन समाज ने संगठित होकर आवाज उठाई है तब उसे अपने अधिकार जरूर मिले हैं। चाहे वो मंडल आयोग का मामला हो या फिर कैंपस में आरक्षण लागू करने की लड़ाई। क्या छात्र पूरी तरह से अपना हक सरकार के आगे मांग पाएंगे या नहीं,
यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में छात्र आंदोलनों को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। छात्र नेताओं पर केस दर्ज किए गए, उसे जेल भेजा गया, यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए गए, फीस बढ़ा दी गई और कई बार पूरा कैंपस ही पुलिस के कब्जे में कर दिया गया। लेकिन इस बार छात्र संगठन पूरी तरह सतर्क हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को हर गांव और हर मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। वे कानूनी लड़ाई के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। उनके पास वकीलों की एक पूरी टीम है जो हर जरूरत पर छात्रों को कानूनी सलाह और सुरक्षा मुहैया कराएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस आंदोलन में लड़कियों और महिलाएं छात्रों की भी भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। दलित और पिछड़ी जाति की लड़कियों को शिक्षण संस्थानों में दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, एक जाति का और दूसरा लिंग का। उनके साथ न सिर्फ जातिगत टिप्पणी की जाती है बल्कि उनकी उपलब्धियों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। महिला छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ पुरुषों का नहीं बल्कि उनकी भी है और वे इसे हर हाल में जीत कर रहेंगी। वे सड़कों पर उतरकर यह संदेश दे रही हैं कि बहुजन समाज की लड़कियां अब किसी से कम नहीं हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, लेकिन इतना तो तय है कि यह आंदोलन अब सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया है बल्कि यह बहुजन अस्मिता, गरिमा और अस्तित्व का सवाल बन चुका है। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों का भविष्य क्या होगा। क्या वहां सिर्फ एक वर्ग का एकाधिकार रहेगा या फिर हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के छात्रों को बराबरी का हक मिलेगा? क्या संविधान में लिखे समानता के सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर उतरेंगे? ये आंदोलन इन सभी सवालों के जवाब तलाश रहा है। पूरा देश अब बेसब्री से देख रहा है कि एक ऐतिहासिक संघर्ष का अगला अध्याय क्या होगा। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।